हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर कुणाल और आज मैं आपके लिए लाया हूं एग्रीकल्चर सीरीज का लेसन नंबर 9। ये हमारा वीड्स पोर्शन का लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज लेक्चर नंबर 05। राइट, चलिए। बिफोर वी स्टार्ट, वी हैव डिफरेंट पेड ग्रुप्स फॉर MPPSC, UPPSC, prelims and mains एंड ऑल्सो फॉर वेरियस अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे क्वेरी करके। राइट, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। राइट, एंड इसके अलावा हमारे पेड ग्रुप्स पे आपको सभी PDF, वॉइस मैसेजेस, स्पेशल PDFs और पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। एंड आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द पेड ग्रुप फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल। सो फाइनली वी हैव स्टार्टेड दैट, और उसकी हमने फीस रखी है 7,200 रुपीज़ पर एडमिशन। जो टोटल ड्यूरेशन रहेगा हमारे पेड ग्रुप का वो रहेगा 14 वीक्स। राइट, एंड इसके अलावा जो और डिटेल्स है हमारे पेड ग्रुप की वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भी, जो आपका कॉमन ग्रुप है, उस पर इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस एंड बाकी सारे जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो मिल जाएंगे। बट फॉर नाउ द इंफॉर्मेशन इज दैट द ग्रुप हैज़ बीन स्टार्टेड। फीस है 7,200, ड्यूरेशन रहेगा 14 वीक्स, जिसमें आपको 14 अलग अलग टेस्ट दिए जाएंगे, बोथ ऑन ऑब्जेक्टिव पैटर्न एंड सब्जेक्टिव पैटर्न। इसके अलावा आपके साथ ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन अ डे आपके पेड ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। आपको एडवाइस करा जाएगा कि आप किस तरीके से आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, जिससे आपके आंसर बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट रहेंगे और बेहतर रहेंगे, और आपको एडवांटेज मिलेगा बिकॉज द मेन पर्पज इज कि आपका एग्जाम क्लियर हो। राइट, चलिए। सो ऑन दिस नोट वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज हम मेनली बात करेंगे टॉपिक इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की, दैट इज कि IWM क्या मतलब होता है। IWM का क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से हम ये करते हैं। देन वी हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ IWM, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के। देन वी हैव द एडवांटेजेस। ओके, तो ये रहेगा अबाउट IWM। इसके बाद हम बात करेंगे हम किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्रॉप्स में इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर सकते हैं। राइट, जैसे राइस में, वीट में, मेज में, ऑयल सीड में, पल्सेस में, कैश क्रॉप्स में एंड वेजिटेबल क्रॉप्स में। एंड इसके बाद हम लोग डील करेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन से। आज मैं आपके लिए 4 MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ। राइट, वी विल डील विद देम, देखेंगे क्या क्वेश्चंस हैं, क्या उनके सूटेबल आंसर्स होंगे। राइट, so on this note let us start with the final lecture of weed series। right, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, दैट इज IWM। क्या होता है IWM, पहले बात करते हैं। सी, integrated weed management is a systems approach। okay, it involves the employment of different methods, मतलब अलग अलग टाइप के मेथड हम यूज़ करते हैं वीड के प्रिवेंशन के लिए और कंट्रोल के लिए, एक राइट प्रोपोर्शन में, मतलब एक सही मात्रा में, और अप्रोप्रिएट टाइम पे, मतलब एक सही टाइम पे, अगेंस्ट द टारगेट वीड्स, मतलब जो हमारे टारगेट वीड्स हैं उनके अगेंस्ट में, विद मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, दैट इज जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है हम उसको मिनिमम डैमेज पहुंचाते हैं इन मेथड्स को यूज़ करते हुए। दैट इज़ जो हमारा क्रॉप है, जो एनवायरनमेंट है, उसे हार्म ना हो, लेकिन जो हमारे वीड्स हैं हम उनको जड़ से उखाड़ दें हमारी फील्ड से। राइट, तो ये है आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ IWM, क्या होता है ये। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन सेज इट इज़ अ suitable combination of preventive measures, mechanical, cultural, biological and chemical methods of weed control for minimizing, मतलब कम करना, weed growth and population। राइट, मतलब कि ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि मैकेनिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल होते हैं उनके नेचर में, जो हम लोगों ने डील किया था लास्ट लेक्चर में भी, दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ वीड्स में। आई होप आप लोगों ने लेक्चर अटेंड करा होगा। अगर नहीं करा है तो नीचे प्लेलिस्ट आपको दिया होगा,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाइए और आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेक्चर नंबर 4 मिल जाएगा, वहाँ पे हमने ये सब मेथड्स इन डिटेल पढ़े हैं। और जो केमिकल मेथड है, ये हमने पढ़ा है हर्बिसाइड्स वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 3 में, वहाँ हमने इन डिटेल पढ़ा है। एंड आज भी हम बेसिकली केमिकल मेथड्स को भी एक तरीके से करेंगे डिस्कस इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के अंदर। ओके, नाउ आगे है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेंटेन्स देम, दैट इज द वीड्स। देम का यहाँ मतलब हुआ वीड्स बिलो द लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंजरी, मतलब कि जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो ना हो, इस लेवल से नीचे हम मेंटेन करते हैं। टू द क्रॉप, हमारे क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। एंड मिनिमम डैमेज टू द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को भी जो है डैमेज मिनिमम हो और पॉल्यूशन जो है वो भी कम से कम हो, राइट। अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। देखिए, फर्स्ट इज इट प्लेसेस द क्रॉप इन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्रॉप को एक कॉम्पिटिटिव इनहेरेंट एडवांटेज मिलता है वीड्स के ऊपर बाय मैनिपुलेटिंग द क्रॉप हैबिटेट, की जो हमारा क्रॉप का हैबिटेट है हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। एंड यूटिलाइजिंग सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन क्रॉप्स एंड वीड्स, क्रॉप्स और वीड्स के बीच में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं हम उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर्स शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस द सर्वाइवल मैकेनिज्म ऑफ वीड्स इन द सॉइल। मेजर्स जो हैं वो डायरेक्टेड होने चाहिए किसकी तरफ, जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वीड्स का सॉइल में उसको रिड्यूस करने की तरफ, ताकि जो वीड्स हैं वो सॉइल में सर्वाइव नहीं कर पाएँ। क्रॉप कल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू डिस्करेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेरिनियल एंड पैरासिटिक वीड्स, जैसे क्रॉप रोटेशन। अब एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, सपोज हम यार जो क्रॉप नंबर 1 है वो सो कर रहे हैं, राइट। अब हमने क्या करा इस फील्ड में, जब हमने 1 सो करा तो यहाँ पे हमने 2 सो किया था। अब हमने यहाँ पे कर दिया रोटेशन, रोटेशन के बाद 1 यहाँ आ गया एक पर्टिकुलर सीजन के बाद और 2 यहाँ आ गया। दिस इज क्रॉप रोटेशन, राइट। तो हम ऐसी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करते हैं लाइक क्रॉप रोटेशन, जिसकी हेल्प से पेरिनियल एंड पैरासाइटिक वीड्स जो हैं इन दोनों में से किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते, राइट। तो ये कल्चरल प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये ऐसे वीड्स को ग्रो नहीं करने देते, इनका एस्टैब्लिशमेंट नहीं होने देते। ओके, नेक्स्ट है एनी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द वीड मैनेजमेंट शुड बी इको फ्रेंडली एंड इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, राइट। वीड मैनेजमेंट का कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट जो है, जो हम पढ़ेंगे अलग अलग एलिमेंट्स, ये सभी अपने आप में एज अ सिंगल एंटिटी भी इको फ्रेंडली होने चाहिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल या हैजार्डस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ IWM। नंबर 1, इट शिफ्ट्स द क्रॉप वीड कंपटीशन इन द फेवर ऑफ क्रॉप, राइट। जो आपका क्रॉप वीड कंपटीशन है इसमें क्रॉप को इनहेरेंट एडवांटेज मिल जाता है। इट प्रिवेंट वीड शिफ्ट टूवर्ड्स पेरिनियल नेचर, कि जो आपके एनुअल या बायनियल वीड्स हैं हम ऐसी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं जिनके बाद ये पेरिनियल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स रेजिस्टेंस इन वीड्स टू हर्बिसाइड्स, वीड्स में क्या है ऐसी एडाप्टेबिलिटी का फीचर होता है, राइट। फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा हमने वहाँ पढ़ा था वीड्स आर एडाप्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एडाप्टेबिलिटी का फीचर इनमें है। तो अगर हमारा इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं अगर वो एफिशिएंट है तो हमारा वीड एडाप्टेबल नहीं होगा हर्बिसाइड्स के साथ, और जो क्रॉप है वो इजीली एंड सक्सेसफुली ग्रो कर जाएगा, ये एडवांटेज मिलता है। नाउ नो डेंजर ऑफ हर्बिसाइड रेजिड्यू इन द सॉइल और प्लांट, जो हर्बिसाइड रेजिड्यू है, राइट, हम ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं कि या तो ये इस लैंड से सीधा हो जाए वॉलेटाइल या फिर ये कर जाए लीच डीप इनटू द ग्राउंड, इसका हो जाए लीचिंग, मगर ऐसा लीचिंग कि जो ग्राउंड वाटर सरफेस एंड सब सरफेस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को कंटेमिनेट ना करे, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारे पास देयर शुड बी नो डेंजर ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, ठीक है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। एंड हमें जो नेट रिटर्न है वो ज़्यादा मिले, ठीक है। नेट रिटर्न ज़्यादा कैसे मिलेगा, जब हमारे पास बायोमास ऑफ क्रॉप ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बायोमास ऑफ वीड, तो जो हमारा नेट रिटर्न है वो एक्चुअली में हायर साइड पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ सूटेबल फॉर हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, जो हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ये इसके लिए सूटेबल होता है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल क्रॉप के लिए। सबसे पहला है हमारे पास राइस, कि राइस के अंदर हम इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करते हैं। नाउ राइस को ग्रो करने के दो तरीके हैं, पहला है डायरेक्ट, सेकंड है ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। जो डायरेक्ट है इसमें आपका वीड कंपटीशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। यील्ड रिडक्शन होता है अप टू 34%, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इसमें रिडक्शन है यील्ड का। ये होता है ट्रांसप्लांटेड में। 45% तक होता है डायरेक्ट सीरीड या फिर डायरेक्टली सोन में, एंड 67% होता है अपलैंड राइस में। मतलब काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है हमारा राइस का लॉस हो जाता है, ठीक है। वीड कंपटीशन फर्स्ट 3 वीक्स में होता है मैक्सिमम, बिकॉज जब हमने बात की थी 1/3 से 1/4 पीरियड जो होता है इनिशियल, किसका इनिशियल, क्रॉप की ग्रोथ का इनिशियल पीरियड, 1/3 से 1/4 जो है ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम कंपटीशन आपको देखने को मिलता है फर्स्ट 3 वीक्स में। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेजर वीड्स है राइस के लिए। साइप्रस, साइनोडॉन एंड इकाइनोक्लोआ, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन से मेजर वीड्स होते हैं राइस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज नर्सरी। अब देखिए, अगर हम वीड्स को नर्सरी के लेवल पे ही कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज है, राइट, तो ये हमारे लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, वीड्स को कंट्रोल करना एक तो ईजी होता है, राइट, और यहाँ पे इनके अंदर जो एडाप्टेबिलिटी का फीचर है ये काफ़ी कम होता है, इनका जो वीगरनेस है ये भी काफ़ी कम होता है, राइट। तो इसीलिए नर्सरी लेवल पे ही कंट्रोल करना हमारे लिए मोस्ट सूटेबल रहता है। हैंड पुलिंग होता है मोस्ट कॉमन मेथड नर्सरीज में, और हम केमिकल मेथड में यूज़ करते हैं थायोबेंज कार्प। ये हम 42 डेज पे यूज़ करते हैं बिफोर और आफ्टर सोइंग रिजल्ट्स इन द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ वीड्स, मतलब 21 डेज एंड 21 डेज, इस तरीके से 42 डेज हमारे हो गए। और यहाँ पे इसका जो है जर्मिनेशन टाइम था, इस तरीके से अगर हम कंट्रोल करते हैं दैट इज़ 3 वीक्स बिफोर 3 वीक्स आफ्टर, तो थायोबेंजकार्प जो है ये मैक्सिमम इफेक्टिव कंट्रोल दिखाता है राइस के केस में वीड्स के अगेंस्ट में। फिर है हमारे पास अपलैंड राइस, ये सूटेबल होता है प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड। यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो होता है साई हेलोफॉब्यूटाइल, राइट। अपलैंड राइस के लिए मोस्ट सूटेबल प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड इज साई हेलोफॉब्यूटाइल एंड मेटसल्फ्यूरॉन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद करने होंगे अपने आप ही। आप ऑक्साडाइएज़ोन भी यूज़ कर सकते हैं 7 to 14 डेज, मतलब 1 to 2 वीक के प्रिंसिपल पे, राइट। देन यू हैव क्विनक्लोरैक, ये जो है ग्रासेस को एंड ब्रॉड लीव्ड वीड्स को भी कंट्रोल करता है, ओके। क्विनक्लोरैक जो है, और साथ में अगर आप बात करें पैराक्वैक जो होता है, पैराक्वैक भी आपका इसी तरीके से रोल प्ले करता है। लेकिन जो पैराक्वैट है उसको हम यहाँ पे इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, वो हम जनरली यूज़ करते हैं पैराक्वैट एंड डाइक्वैट भी, ये हम यूज़ करते हैं वीट के लिए, ठीक है। तो आई वांट कि जब आप पढ़ें तो आपके भी दिमाग में इस तरीके से ही कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करे कि यार मैंने ये चीज़ तो वहाँ पढ़ी थी, और आप चीज़ों का आपस में एक लिंक बना सकें,
ठीक है, बिकॉज यही तरीका होता है सही तरीके से पढ़ने का। और ये तरीका है, ऐसे कई सारे तरीके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो हमारा पेड ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर मैंने आपको बता रखे हैं कई सारी ऐसी ट्रिक्स हैं और टेक्निक्स हैं जिनसे आप ये सारे नेम्स काफ़ी इजीली मिनटों में याद कर सकते हैं। ये सब आपको उस टेलीग्राम के ग्रुप पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, राइट, जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप देख सकते हैं नीचे, वहाँ पे आपको बता रखा है इस ग्रुप के बारे में। ओके, now coming back to the topic, then we have प्रेटिल ओके, ये भी एक हर्बिसाइड है प्रेटिल ये भी ब्रॉड लीफ वीड्स एंड सेजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था अबाउट अपलैंड राइस। आगे है हमारे पास पोस्ट एमर्जेंस हर्बिसाइड्स। ये ग्रासेस को और ब्रॉड लीफ्ड वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रोपानिल जो है बहुत इफेक्टिव होता है 2 to 3 लीड स्टेज में, मतलब जस्ट अभी अभी अगर ये जर्मिनेट कराओ, ग्रो कराओ उस स्टेज में। एंड जो 2,4-D है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2,4-D का मतलब होता है डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये होता है 2,4-D। ये आपके ब्रॉड लीफ वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ये वीट में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, सिर्फ राइस में नहीं, वीट में भी करता है। नेक्स्ट वी हैव लोलैंड ट्रांसप्लांटेड राइस। प्री एमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ बीटाक्लोर, क्लोमाजोन एंड एसिटाक्लोर ग्रासेस एंड ब्रॉड लीफ वीट के लिए। देन यू हैव क्लोरिम यूरोनिथाइल। ओके, ये सिर्फ होता है ब्रॉड लीफ वीट के लिए। एंड फील्ड शुड नॉट बी ड्रेन टिल 7 डेज। जब आप क्लोरिम यूरोनिथाइल यूज़ करते हैं तो आपको फील्ड को 7 डेज तक ड्रेन नहीं करना है। ओके, तो आपका वीड कंट्रोल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय आप फील्ड को ड्रेन ना करें, राइट। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड फॉर लोलैंड ट्रांसप्लांटेड राइस। ये 4 to 6 वीक्स के आफ्टर, मतलब एक बार अगर आपके जो राइस हैं ये आपने ट्रांसप्लांट कर दिए, सीडलिंग्स आ गए, ग्रो कर रहे हैं, तो आप इसको 4 to 6 वीक के पीरियड में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगेन फील्ड को जो है आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक तक ड्रेन नहीं करना है, ठीक है, पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड लगा के। एग्जाम्पल इसमें आता है साय हेलोफॉब ब्यूटाइल, जो हमने पहले भी पढ़ा था एक बार, इट इज़ फॉर द ग्रासेस। देन यू हैव इथॉक्सी सल्फ्यूरोन, इट इज़ फॉर ब्रॉड लीव्ड वीट्स। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट इज, अगर अनवांटेड एल्गल ग्रोथ हो, उस केस में आप यूज़ करेंगे कॉपर सल्फेट एंड कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, CuOCl2 कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, एंड देन यू हैव ब्रेस्टन 60 एंड पोटाशियम अजाइड, जो अजाइड ग्रुप का होता है पोटाशियम, राइट, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एल्गल ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो ब्रेस्तान 60 है, इस पे क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, मगर पोटाशियम अजाइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वीड में कैसे करेंगे वीड मैनेजमेंट। नाउ वीड्स रिड्यूस द यील्ड फ्रॉम 10 to 40% एंड कॉम्पिटिशन इज ड्यूरिंग फर्स्ट 30 to 40 days आफ्टर सोइंग द क्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम कॉम्पिटिशन रहता है यहाँ पे। कॉमन वीड्स इन विंटर ग्रेन्स आर लेथायरस, ऑक्सीकैंथा एंड वीशिया स्पीसीज। ठीक है, लेथायरस, ऑक्सीकैंथा एंड वीशिया स्पीसीज, ये होते हैं कॉमन वीड्स वीट के लिए। देन यू हैव ग्रासेस लाइक साइनोडॉन also reduce the wheat grain yield. Grasses like cynodon also reduce the wheat grain yield. Now, hand weeding twice at 15 days interval, मतलब 15 days के इंटरवल पे अगर आप 2 बार हैंड वीडिंग करते हैं, विच इज़ अ फिजिकल कंट्रोल मेथड, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। एंड एक नैरो रो स्पेसिंग, मतलब जो इंटर रो स्पेस है ये मिनिमम पॉसिबल हो आपके क्रॉप के हिसाब से। अगर नैरो रो स्पेसिंग होगी तब भी वीड्स को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वी हैव प्री एमरजेंस फेज में क्या होता है। देखिए, प्री एमरजेंस फेज में
डाईयूरोन जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है साबित, ठीक है। ये ग्रासेस को एंड ब्रॉफ्ट लीव्ड वीड्स को दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा वी हैव ट्राइफ्लोरालिन, ठीक है। जो ट्राइफ्लोरालिन है ये भी आपकी ग्रासेस को और आपके ब्रॉड लीव्ड वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो ये दोनों हम यूज़ करते हैं वीट के लिए उसके प्री एमर्जेंस फेज में। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट वी हैव पोस्ट एमर्जेंस फेज। देखिए, सोडियम एंड अमीन सॉल्ट, सोडियम एंड अमाइन सॉल्ट और अमीन सॉल्ट ऑफ 2,4-D, दैट इज डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। अब जो आपका एसिटिक एसिड है उसके एंड में CH3COO Na हो जाएगा, तो ये आपका सोडियम सॉल्ट हो गया। CH3COO की जगह आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका अमीन सॉल्ट हो गया, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं ड्वार्फ मतलब कम लेंथ की ग्रो करने वाली वीट की वेराइटीज़ के लिए, राइट। इनको बोने से पहले मतलब सो करने से पहले प्रॉपर इरिगेशन चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो लीचिंग है हर्बिसाइड का, राइट, वो आपका अवॉइड होता है। और जो हर्बिसाइड है वो अगर यहाँ पे आपका ऊपर रहेगा तो प्रॉपरली फंक्शन करेगा और आपकी वीड को ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। ऑल्सो द रूट्स ऑफ द ग्रेन क्रॉप, मतलब जो वीट है आपका, इसकी जो रूट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव फिनॉक्सी हर्बिसाइड्स को लेके, ठीक है। इसीलिए जो आपका 2,4-D है हमने इसका सोडियम एंड अमीन सॉल्ट बनाया, बिकॉज ये आपका फिनॉक्सी हर्बिसाइड है और इसको लेके ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको इनका सोडियम एंड अमीन सॉल्ट फॉर्म करना पड़ा। नाउ टू कंट्रोल डिफिकल्ट ब्रॉड लीव्ड वीड्स लाइक गैलियम, गैलियम जो है ये एक ब्रॉड लीव्ड वीड है और ये डिफिकल्ट है क्यों? बिकॉज इसका जो वीगरनेस है वो बहुत हाई है, इसीलिए ये कंट्रोल करने में डिफ़िकल्ट साबित होता है। इसके अलावा जब ऐसे आपके पास वीड्स आएँ तो इनके लिए सिंपल आप यूज़ करते हैं सल्फोनाइल ग्रुप का कोई भी हर्बिसाइड, जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सल्फोनाइल ग्रुप का यूरिया, ठीक है। ये आपके डिफ़िकल्ट वीड्स को ही कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि गैलियम। अब हम बात करते हैं मेज़ की, किस तरीके से आप करेंगे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मेज़ में। अब देखिए, जो यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड है क्रॉप वीड कंपटीशन का, ये होता है 40 to 45 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का क्रिटिकल पीरियड यहाँ पे रहता है मेज़ के केस में। जो यील्ड है इसमें रिडक्शन होता है अप टू 50%, दैट इज़ क्वाइट अ हाई रिडक्शन। ऑलमोस्ट हाफ यील्ड जो है मेज़ की वो आपकी खतरे में रहती है अगर आपके पास कोई पोटेंट वीड आ जाए जिसकी क्या हाई हो, वीगरनेस, जिसकी वीगरनेस हाई हो, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द यील्ड ऑफ मेज आपकी वेस्ट हो सकती है। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल जब आप मेज को सो करते हैं, ग्रो करते हैं। कॉमन वीड्स यहाँ पे हैं आपके साइप्रस, सैनोडॉन एंड फिलैंथस स्पीसीज, ठीक है। ये सब कॉमन वीड्स होते हैं मेज के लिए। अब बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स। हमने पढ़ा था आपके जो कल्चरल मेथड्स हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे वीडियो वापस, तो जो आपका फर्स्ट मेथड था वो था सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन। ये सिमुलेशन है, स्टिमुलेशन नहीं है, ठीक है। इट इज़ सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन, सिमुलेट करना, स्टिमुलेट नहीं सिमुलेट करना। इसमें हम क्या करते हैं, 1 to 2 रोज कल्टीवेट करते हैं 2 बार 20 to 40 डेज के इंटरवल पे, ठीक है। 1 to 2 रोज 2 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 40 डेज, ऑलमोस्ट 1 मंथ का इंटरवल फॉलो करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड लेके। 15 सेंटीमीटर ऑफ क्रॉप हाइट के साथ में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू करते हैं जब तक क्रॉप हाइट 60 सेंटीमीटर तक ना हो जाए, तब तक हम सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन टेक्निक को फॉलो करते रहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा मेरा, जिसमें मैंने आपको सिलेक्टिव क्रॉप सिमुलेशन डिटेल में पढ़ा रखा है। वहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि इसका एग्जैक्टली में मीनिंग क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे हम डील कर रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है और हम किस तरीके से इस टेक्निक को एक्चुअली में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। अब देखिए, मेज के केस में ब्यूटाइलेट को जब हम मिक्स करते हैं एट्राजीन के साथ, तो ये जो नट ग्रास है, जिसको हम नट सेज भी कहते हैं, और कई सारे एनुअल ग्रासियस वीड जो आपके सॉफ्ट स्टेम हर्बेशियस वीड्स होते हैं, ये इन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये आपका हुआ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि प्लांट को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट, सीड को भी सो करने से पहले अगर आप इस तरीके से कंट्रोल करेंगे तो ये सब वीड यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। राइट। नेक्स्ट है आपका प्री एमर्जेंस एप्लीकेशन, मतलब कि एमर्ज करने से ऊपर एज अ सीडलिंग आने से पहले का एप्लीकेशन। अगेन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एट्राजिन एंड सिमेजिन। ठीक है, ये आपके ग्रासेस एंड जो आपके ब्रॉड लीव्ड वीड्स हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब देखिए, इसमें क्या है, हम एट्राजीन को प्रेफर करते हैं सिमेजीन के ऊपर जब कंडीशंस होती हैं ड्राई। इसके पीछे इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल है जो एट्राजीन को ज़्यादा पोटेंट केमिकल कंट्रोल मेथड कह लीजिए, हर्बिसाइड कह लीजिए, बना देता है एज कम्पेयर टू सिमाजिन जब कंडीशन में मॉइस्चर कम होता है। ठीक है, एंड एक और एडवांटेज है एट्राजिन का, बिकॉज ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि इतना इन डेप्थ क्वेश्चन आपके लिए आएगा नहीं, बट यस, अगर जो क्वेश्चन आए कि वाई एट्राजिन इज प्रेफर्ड ओवर सिमेजिन, वन इज कि ड्राई कंडीशन में वी कैन यूज इट, सेकेंड इज कि क्रॉप की ग्रोथ के किसी भी स्टेज में, चाहे वो आपका प्री प्लांट हो, चाहे वो आपका प्री एमरजेंस हो, या चाहे वो आपका पोस्ट एमरजेंस हो, बेसिकली हम एनी स्टेज ऑफ द क्रॉप, किसी भी स्टेज में एट्राजीन को अप्लाई कर सकते हैं। ये हर्बिसाइड हर स्टेज में प्रॉपर और अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, ये एक एडवांटेज रहता है एट्राजीन का जो सिमाजीन में नहीं है। अब एक बार देखते हैं पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन क्या कहता है। देखिए, अ टैंक ऑफ एलाक्लोर एंड एट्राजीन कैन बी यूज्ड एज डायरेक्टेड स्प्रे, मतलब कि आपको पोस्ट इमरजेंस में जो है स्प्रे करना होता है। ठीक है, किसका स्प्रे आप यूज़ करते हैं, एलेक्लोर का और एट्राजिन का, जब क्रॉप का हाइट 8 टू 25 सेंटीमीटर के बीच में हो। ठीक है, किस कंडीशन में करते हैं यूज़, जब क्रॉप का हाइट 8 से 25 सेंटीमीटर के बीच में हो, तो हम एक टैंक यूज़ करते हैं एलेक्लोर का एंड एट्राजिन का, कंबाइंड टैंक यूज़ करते हैं। या आपका जो ब्रॉड लीव्ड वीड्स हैं, ये उन्हें एफिशिएंटली कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट ऑफ ऑयल सीड्स। देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास ग्राउंड नट इसमें। राइट, देखिए, क्रिटिकल पीरियड फॉर वीड ग्रोथ इज 20 टू 45 डेज, मतलब कि यहाँ पे जो क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है क्रॉप वीड कंपटीशन, राइट, वीड ग्रोथ के लिए, ये होता है 20 टू 45 डेज। जो लॉसेस हैं, देखिए ऑयल सीड्स में एक ये ड्रॉबैक रहता है कि जो आपके लॉसेस हैं वो हमेशा बहुत हाई रहते हैं। जैसे हमने देखा था मेज़ में भी लॉसेस जो हैं एज हाई एज 50% थे। राइट, अब यहाँ भी ग्राउंडनट में लॉसेस आर एज हाई एज 70%, विच इज़ क्वाइट अ बिग नंबर टू लूज। ठीक है, जो हैंड वीडिंग प्रैक्टिस है, इट इज़ फॉलोड बाय इंटर कल्टिवेशन। ठीक है, जो आपका बंच टाइप ऑफ प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे करते हैं बंच टाइप ऑफ ग्राउंडनट के लिए इंटर कल्टिवेशन, और जो आपका फिजिकल या मैकेनिकल कंट्रोल मेथड होता है उसमें आप यूज़ करते हैं हैंड वीडिंग एज द कंट्रोल मेथड। ठीक है, एंड देन यू फॉलो इंटर कल्टिवेशन। अब यहाँ पर भी हम करते हैं जो हमारे हर्बिसाइड्स उनको यूटिलाइज करते हैं,
पहला होता है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब बेसिकली प्लांट के बाहर जर्मिनेट करने का से पहले का। अगर हमें फील्ड पे कुछ लगाना है, कुछ अप्लाई करना है हर्बिसाइड, तो वो हम कौन सा केमिकल या हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं? वो होता है फ्लूक्लोरालिन। फ्लूक्लोरालिन जो है आपका, ये ब्रॉड लीव्ड वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसीलिए प्लांट के आने से पहले, मतलब प्री प्लांट कल्टीवेशन करने के लिए हम फ्लूक्लोरालिन को यूटिलाइज करते हैं, राइट। देखिए, आप लोग को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी क्रॉप की, उस क्रॉप के स्टेज की, कि कौन सा स्टेज चल रहा है उसका, प्री प्लांट है, प्री एमरजेंस है, या पोस्ट एमरजेंस है, राइट। और कहाँ पे आपने किस कंडीशन में कौन सा पर्टिकुलर हर्बिसाइड यूटिलाइज करा है, ठीक है। ये तरीका है। एंड इसके अलावा याद करने के और टेक्निक्स हैं जो एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल इन द पेड ग्रुप, मैं आपको स्पेशली प्रोवाइड करूंगा कि ये सब आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑल्सो इन द पेड ग्रुप कि क्या क्या केमिकल्स हैं, उनका मैं आपको खुद ही एक लिस्ट बना के दे दूंगा, उससे आप लोगों को डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास प्री एमरजेंस एप्लीकेशन। ये है मेटोल एक्लोर, राइट। मेटोल एक्लोर का एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, ये है आपका प्री एमरजेंस एप्लीकेशन। मतलब कि एज अ सीडलिंग एमर्ज होने से पहले जो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज प्री एमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ मेटोल एक्लोर। देन यू हैव पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, मतलब एक बार अगर एमर्ज हो गया, जर्मिनेट हो गया, और अब ये आगे ग्रो कर रहा है, मतलब इन दी इनिशियल 2 वीक्स कह लीजिए, पोस्ट जर्मिनेशन इन दी इनिशियल 2 वीक्स हम यूज़ करते हैं फ्लोएजीफॉप, ठीक है। इसी के कई सारे डेरिवेटिव हमने पहले यूज़ करे हैं, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिए थे पीछे, राइट। यहाँ हम यूज़ करते हैं फ्लूएजीफॉप। ये बेसिकली होता है साइनोडॉन स्पीसीज के लिए, ये इन्हीं को टारगेट बनाता है। और जो बाकी ग्रास वीड्स होते हैं, जैसा आपका नट सेज हो गया एक ग्रास वीड, राइट, ऐसे वीड्स को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, इनकी ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। ये होता है पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन फ्लूएजीफॉप का, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सनफ्लावर। ये हमारा नेक्स्ट ऑयल सीड है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी जो आपके लॉसेस हैं, दे कैन बी एज हाई एज 50%, ठीक है। काफ़ी अच्छा यील्ड यहाँ पे भी हो सकता है लॉस, अगर वीड जो है वो ज़्यादा पोटेंट आ जाए, उसका जो वीगरनेस है वो ज़्यादा हो। नाउ सनफ्लावर को हम सभी सीजन्स में ग्रो करते हैं, इसको हम राइस फैलोज में ग्रो करते हैं जनरली, राइट। अब बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड का। यहाँ पे जो क्रिटिकल पीरियड है, ये आपका होता है ऑलमोस्ट इनिशियल 1.5 टू 2 मंथ्स, राइट। दैट इज 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग। सो करने के बाद 4 to 6 वीक्स का आपका होता है यहाँ पे क्रिटिकल पीरियड, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं प्री प्लांट, प्री एमरजेंस एंड पोस्ट एमरजेंस हम क्या क्या यूटिलाइज करते हैं। सो इन केस ऑफ सनफ्लावर, जो प्री प्लांट है, हम यूज़ करते हैं ट्राईफ्लोरालिन, राइट। जो ट्राईफ्लोरालिन है केमिकल, इसको हम यूज़ करते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में। ये ग्रासेस को एंड ब्रॉड लीव्ड वीड्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है प्री एमरजेंस एप्लीकेशन, मतलब एज अ सीडलिंग एमर्ज होने से जस्ट पहले, ओके। लेकिन सीड आपने यहाँ पे सो कर दी हुई है। ये है पेंडीमेथलिन, बहुत ही पोटेंट हर्बिसाइड है कंट्रोल करने के लिए ग्रासेस को, ओके। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी पोटेंट है, मतलब इसका जो पोटेंसी है ये काफ़ी हाई है, ठीक है। फिर आता है पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन, मतलब अगर एक बार जर्मिनेट हो गया, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे पैराब्यूटाइल, ठीक है। जब आप पैराब्यूटाइल यूज़ करते हैं, ये आपके ग्रासेस को, एज आई मेंशन अर्लियर, नट सच वगैरह हो गया, ये उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन। नाउ वी टॉक अबाउट पल्सेस। पहला है इसमें चिकपी, अगेन प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है
फ्लूक्लोरालिन का। प्री एमरजेंस है पेंडिमेथिलिन का, जो हमने पहले भी वहाँ पे यूज़ किया था, बट वहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर रहे थे आपको पता है, एंड यहाँ पे डिफरेंट इसका यूसेज। नेक्स्ट है पोस्ट एमरजेंस, इसमें हम करते हैं यूज़ क्विज़ैलोफॉप इथाइल का। ओके, सो प्री अगर है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लूक्लोरालिन का, मतलब अभी आपने इनकॉर्पोरेट भी नहीं करा है सीड। अगर प्री एमरजेंस है मतलब सीड आपने कर दिया है इनकॉर्पोरेट, लेकिन उसने भी एमर्ज नहीं करा है, तो हम यूज़ करते हैं पेंडीमेथिलिन का। और अगर एमर्ज कर लिया है और एक छोटे से सीडलिंग के रूप में है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट एमरजेंस एप्लीकेशन। यहाँ पे हम करेंगे यूज़ क्विज़ैलोफॉप इथाइल का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्राम, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। ठीक है, क्रिटिकल पीरियड इज 30 to 45 डेज, मतलब 1 से 1.5 मंथ का होता है आपका क्रिटिकल पीरियड। यील्ड रिडक्शन होता है अप टू 50%, मतलब काफ़ी हाई यहाँ भी होता है यील्ड में रिडक्शन। नाउ प्री एमरजेंस आप यूज़ करते हैं एलेक्लोर, पोस्ट एमरजेंस आप यूज़ करते हैं फ्लू एजीफॉप ब्यूटाइल। एमर्ज होने से पहले आप कौन सा करेंगे यूज़, एलेक्लोर, और अगर एक बार एमर्ज हो गया, जर्मिनेट हो गया, उसके बाद आप करेंगे यूज़ फ्लू एजीफॉप ब्यूटाइल। ठीक है, इसके अलावा जो यील्ड रिडक्शन है वो है आपका 50%, क्रिटिकल पीरियड है 30 to 45 डेज। क्लियर हुआ आपको ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम भी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है कैश क्रॉप। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें शुगर केन की, राइट। कैश क्रॉप में फर्स्ट करेंगे हम बात शुगर केन की। जर्मिनेशन में लगते हैं 20 to 30 डेज। सॉरगम एंड साइनाडॉन ये आपको स्पेशल वीट प्रॉब्लम देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मल्चिंग जो है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्च क्या होता है आपका, एक लेयर होता है मटेरियल का, राइट, एक मटेरियल होता है आपका, उसका एक लेयर हम अप्लाई कर देते हैं सॉइल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका सॉइल का जो एक तो कंटेंट होता है मॉइस्चर, दूसरा आपकी जो सॉइल की हेल्थ हुई बेसिकली उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, जो आपकी सॉइल है वो लंबे समय तक फर्टाइल बनी रहेगी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिटेन रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो वीड ग्रोथ है, राइट, ये आपकी वीड ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, मतलब कि क्रॉप वीड कंपटीशन को कम करेगा एंड क्रॉप को एडवांटेज देगा। ठीक है, ये सब होते हैं एडवांटेजेस मल्चिंग करने के, राइट। ये जो आपका एरिया है उसकी जो विजुअल अपील है वो भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दैट इज द एस्थेटिक ब्यूटी आपके एरिया की जो है वो भी मल्चिंग प्रैक्टिसेस के बाद इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे वीड को हम कंट्रोल करने के लिए मोस्ट कॉमनली मल्चिंग की प्रैक्टिस को यूटिलाइज करते हैं, राइट, इन केस ऑफ शुगर केन। अब प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन आप करते हैं वर्नोलेट का। प्री प्लांट एमरजेंस जो है इसमें हम यूज़ करते हैं एट्राजीन का। ठीक है, और पोस्ट एमरजेंस कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं ग्लाइफोसेट। ठीक है, प्री प्लांट में करते हैं एट्राजीन, पोस्ट एमरजेंस में करते हैं ग्लाइफोसेट, एंड जो प्री प्लांट आपका इनकॉर्पोरेशन है मतलब विदाउट द सीडिंग जो होगा आप हम यूज़ करते हैं वर्नोलेट। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है आपका कॉटन, yield reduction is up to 80%। कॉटन में इट इज वन अमंगस्ट द हाईएस्ट yield में रिडक्शन कॉटन फेस करता है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन होता है ट्राइफ्लोरालिन का। प्री एमरजेंस होता है डायूरॉन का, ओके, इट इज DIURON। पोस्ट एमरजेंस होता है ग्लूफोसिनेट अमोनियम का, ग्लूफोसिनेट अमोनियम। ठीक है, ये तीन हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कॉटन। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट वी कम टू IWM ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। फर्स्ट आपका आता है चिली, अगेन प्री प्लांट है फ्लूक्लोरालिन का। प्री एमरजेंस है ऑक्साडीएजोल का। पोस्ट एमरजेंस है ऑक्सीफ्लोरफेन का। ठीक है, ये सारे जो आपके हर्बिसाइड्स हैं, ये सब जो आपके केमिकल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ
द इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन केस ऑफ चिली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनियन। अनियन में देखिए ऑक्साडीएजोल प्री प्लांट, एलाक्लोर प्री एमरजेंस, ऑक्सीफ्लोरोफेन पोस्ट एमरजेंस। आई होप बाय नाउ आपको प्री प्लांट, प्री एमरजेंस एंड पोस्ट एमरजेंस में जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हुए होंगे, राइट। एंड वैसे हमने इससे पहले भी आई गेस थर्ड लेक्चर जो हमने किया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि प्री प्लांट, प्री एमरजेंस एंड पोस्ट एमरजेंस का क्या मतलब होता है, थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर। और मैंने आपको कहा भी था कि जो हमारा बाद का लेक्चर होगा उसके अंदर हम इन टर्म्स को बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो एक बार आप इन टर्म्स को क्लियरली समझ लीजिए, राइट। तो इन केस आपको अब भी डाउट है प्री प्लांट, प्री एमरजेंस एंड पोस्ट एमरजेंस में, तो आप वही लेक्चर दोबारा एक बार देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट। इन केस यू स्टिल हैव डाउट देन यू हैव कमेंट सेक्शन, आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन अगेन। ओके, नेक्स्ट यू हैव इज टमाटो। अब टमाटो में प्री एमरजेंस एप्लीकेशन ही कॉमन होता है, यहाँ पे आपका पोस्ट एमरजेंस या प्री प्लांट कॉमनली नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ प्री एमरजेंसी यहाँ पे कॉमन होता है एंड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे एलाक्लोर, कॉमन है एलाक्लोर। So generally pre-emergence application of herbicide is there and alachlor is used. As I mentioned, alachlor यहाँ पे यूज करते हैं टमाटो के केस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस वाज इट फॉर टुडे, राइट। देखिए बल्क वाइज कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं था आज हमारे पास पढ़ने को, बट यस आप लोग के लिए याद करने को बहुत सारा कंटेंट है आज। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा एक बार अपने एंड पे याद करने का कि आप इनमें से मैक्सिमम को अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकें, राइट। एंड ये आपको हेल्प करेगा बेसिकली आपके मेंस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और जो आपको सब्जेक्टिव लिखना है बेसिकली आपको उसी में एज एग्जांपल्स आप इसे कोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कम क्वेश्चन इससे बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन ही बनते हैं इससे, बट ये सब्जेक्टिव में आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाने में डेफिनेटली ये सब एग्जांपल्स हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड बाकी इन माय पेड ग्रुप मैं हेल्प करूँगा आप लोग की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा के। हम लोग कुछ पास पेपर्स लेंगे और उन पास पेपर्स के हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस लेंगे, राइट। और उन सैम्पल क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर होना चाहिए कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सब मैं आपको वीडियोस बना के पेड ग्रुप में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप आंसर लिख के लाएं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है हमारे वीडियो का उसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द पेड ग्रुप, एंड मैं आपको एक बार और बता भी दूंगा बिफोर द एंड ऑफ लेक्चर। अब हम बात करते हैं आज के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स इनमें से कौन सी जगह पर है? द आंसर इज पुणे। ओके, जो ग्रेप्स के लिए है नेशनल रिसर्च सेंटर वो है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, ये कहाँ पर है? ट्राई करिए आप लोग भी एक बार सॉल्व करने का, कमेंट में आंसर लिखिए एक बार क्या होना चाहिए इसका। द आंसर इज त्रिची। ओके, बनाना का है त्रिची में। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ठीक है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ था ऑल इंडिया लेवल का वो इनमें से कौन सी जगह पर हुआ था? बताइए, ट्राई करिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है, राइट। इसमें ये चारों ऑप्शंस में से एक भी आपका आंसर नहीं है। जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी बैंगलोर। ठीक है, ये जो आपका प्रोजेक्ट था द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये आपका बैंगलोर में है। ठीक है, इसमें चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं है। ओके, सो इट वाज नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। आंसर होगा आपका इसमें बैंगलोर। And then you have the last question, that is, in which year the national seed policy was announced? Right? इसका आंसर होगा in year 2002। जो नेशनल सीड पॉलिसी है वो ईयर 2002 में अनाउंस करी गई थी, राइट। सो फ्रेंड्स ऑन दिस नोट वी आर डन विथ द यूनिट वीड्स
जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीड पोर्शन से, जहाँ से पास्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, फ्यूचर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इन 5 लेक्चर्स के साथ, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद सेल बायोलॉजी। ओके, इसमें हम ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स लेंगे सेल बायोलॉजी को पूरा इन डिटेल कवर अप करने में, ठीक है। एंड ये आपका पेपर 2 का पार्ट रहेगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं सेल बायोलॉजी से भी, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विस वगैरह में, लेकिन जो आपका पेपर फॉरेस्ट सर्विस का होता है वो आपसे सेल बायोलॉजी में काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड इवन जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं वो भी कभी कभी थोड़े से घुमाने वाले आते हैं सेल बायोलॉजी के पोर्शन में से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एज आई मैंशनड, एक बार बिफोर एंडिंग द क्लास फॉर द डे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का जो पेड ग्रुप है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, राइट। विद जीएसटी जो फीस आप लोग को देनी होगी दैट इज 7,200। नाउ दिस इंक्रीज्ड फीस इज बिकॉज ऑफ जीएसटी ओनली। इसके अंदर आपको कुल 14 टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको मेरे अपने स्पेशल नोट्स मिलेंगे जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। आपको स्पेशल पीडीएफ मिलेंगी, प्लस आई विल ट्राई कि मैं आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दूँ, राइट। तो आपको 1 to 2 क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए हर दिन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा आपकी वीकली टेस्ट रहेंगे जो आपके दोनों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। कुछ टेस्ट होंगे हमारे सेक्शनल टेस्ट, बाकी टेस्ट होंगे हमारे फुल सिलेबस टेस्ट। जो डिटेल है आपको वो आपको नीचे मिल जाएगी अबाउट टेलीग्राम ग्रुप, अबाउट द पेमेंट मेथड्स, किस तरीके से पेमेंट करना है आपको, एंड द फीस इज़ दिस। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये ग्रुप ज्वाइन करना आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। द सोल रीज़न बीइंग, कंटेंट कहीं भी मिल सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, एक जगह पे सारा कंटेंट इकट्ठा करके दे रहा हूँ। आप लोग खुद भी जाएंगे, आप लोग कई सारे रिसोर्सेज हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, उनसे आप पढ़ेंगे, आपको वहाँ भी ये कंटेंट मिल जाएगा। द ओनली थिंग इज़ थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट ये कंटेंट आपको आराम से वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन उस कंटेंट के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस की और एडवाइस की ज़रूरत है। उसके लिए मैं यहाँ पे हूँ। उसी के लिए हम लोग ये चलाते हैं पेड ग्रुप कि आपको टेस्ट सीरीज़ मिले। एंड जो टेस्ट सीरीज़ है, ज़रूरी बस ये नहीं है कि आपको किसी तरीके से क्वेश्चंस मिल जाएं टेस्ट के, ज़रूरी ये है कि आपकी इंडिविजुअल कॉपी को एग्ज़ामिन किया जाए। और हमारे पेड ग्रुप में आप जैसा भी आंसर लिख के सबमिट करेंगे, आपके आंसर को मैं खुद इवैल्यूएट करूँगा, आपके आंसर पे आपको मार्क्स दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपके आंसर में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, जिससे आपको एक्चुअल एग्जाम में और बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट, योर एजुकेटर कुणाल signing off for the day. Hope to see you all very soon. So let's meet 10 a.m. tomorrow again with cell biology. तब तक के लिए bye bye, take care. I'm Kunal signing off. Have a nice time.